जापान की आज स्थिति ये है कि जापान में प्रति वर्ष जनसंख्या में जो वृद्धि दर में जो कमी आ रही है 0.5% प्रति वर्ष के हिसाब से कमी आ रही है, माइनस में चली गई। विश्व की जनसंख्या वृद्धि जो महिला के प्रति महिला के हिसाब से अगर 2.1 प्रोडक्शन उसका है, एक महिला अगर 2.1 बच्चे पैदा करने में सक्षम है तो वो आइडियल कंडीशन है, वो पूरे विश्व की जनसंख्या को स्थिर रखे। इससे ज्यादा है तो बच्चे बढ़ेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, इससे कम है तो जनसंख्या कम होने लग जाएगी, डेथ रेट ज्यादा होगा। वहाँ जनसंख्या वृद्धि जापान में फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कम हो रही है, ऐसे चीन में कम हो रही है, पूरा यूरोप त्राही त्राही मचा रहा है। यूरोप में भी बच्चों पैदा होने की क्षमता बहुत कम हो गई है। बायोलॉजिकली मानव संतति पैदा करने की क्षमता अधिक से अधिक सन 2200 तक रहेगी मानव में, उसके बाद बायोलॉजिकली तो नहीं कर पाएगा। पूरे विश्व में साल भर में अगर सपोज 1 लाख लोग इस तरह से मर रहे हैं, बीमारी और युद्ध इन चीज़ों से मर रहे हैं, उससे और दुर्भिक्ष, इन 3 चीज़ों से जितना मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक खाने से मर रहे हैं, ज़्यादा खाने से, बेढब खाने से मर रहे हैं। तो ये मानव इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पूरे विश्व की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुट्ठी भर लोगों के लिए इर्रिलेवेंट हो जाए, मतलब वो गौण हो जाए, वो उसका होना न होना बराबर हो जाए, वो केवल एक डाटा हो। रिलेवेंट होना मौत से ज्यादा खतरनाक होता है, मौत से पहले मर जाना ये इरिलेवेंट होना होता है। पूरी विश्व में पॉपुलेशन का इरिलेवेंट होने का खतरा हो गया। और ये कर दी, इसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अभी क्या करते, मेजर पॉपुलेशन आप देख लीजिए कि जहां पर वो झुंड है उनके लिए वो बेसिक नीड दे दी जा रही है और उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं, कहीं रोल नहीं उनको कोई। जैसे अब ये जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है या जो बड़ी पॉपुलेशन है उनको क्या कर दिया, आपको राशन पानी फ्री दे दो, डाटा फ्री दे दो और रहने का घर घुर फ्री की व्यवस्था हो रही है, बाकी आपकी जरूरत क्या है। अब इस बात के पुख्ता प्रमाण हो गए हैं कि विश्व का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 और 2024 का अब तक जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है ग्लोबल का, वो पिछले 10 लाख साल का में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा है, एवरेज टेम्परेचर। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जिनको आपने कई बार हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट देखा है और बारामासा के दर्शकों के सबसे लोकप्रिय एक्सपर्ट्स में से एक प्रोफेसर सती हमारे साथ हैं। डॉक्टर सती, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक सुनने में आपको किसी रिसर्च का सब्जेक्ट लग सकता है, एक हाइपोथेसिस लग सकती है, फिलॉसफिकल लग सकता है, लेकिन बहुत रेलिवेंट है। और जैसा कि बारामासा के कई दर्शक जानते हैं कि प्रोफेसर सती जो हैं एक साइंटिस्ट हैं, एक जियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं। उत्तराखंड के तमाम इश्यूज़ को बहुत बारीकी से देखते समझते हैं, बल्कि वैश्विक इश्यूज़ को भी बहुत बारीकी से देखते समझते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, इसलिए आज की जो चर्चा होगी उस पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर कि आज से आने वाले 50 सालों में मानव जीवन जो है कितनी तरह से बदल चुका होगा। बल्कि प्रोफेसर सती ये भी बताते हैं कि एंटायरली ह्यूमन एवोल्यूशन के इतने वर्षों में जो नहीं हुआ वो शायद आने वाले सिर्फ 50 सालों में ऐसी कई अभूतपूर्व चीज़ें होंगी। तो प्रोफेसर सती पिछले कुछ समय से इस टॉपिक पर बारीकी से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और क्यों वो मानते हैं कि ये आने वाले 50 साल इतना क्रांतिकारी परिवर्तन ह्यूमन लाइफ में लेके आएंगे जो बीते कई हज़ारों लाखों सालों में ह्यूमंस में या होमो सेपियंस में नहीं आए। वो परिवर्तन आने वाले सिर्फ 50-60 साल में या एक सदी में मेजरली आने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले एक ब्रीफ बताइएगा कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि अगले आने वाले 50 साल में ड्रास्टिकली ह्यूमन लाइफ चेंज होने वाली है,
तो क्यों ऐसा क्यों लगता है? मेजर की पॉइंट्स क्या हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है? राहुल, इसमें दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो पहले से मतलब जिसके गुण थे, और ये पिछले एक सदी से करीब करीब उसके एलिमेंट्स थे। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके एलिमेंट्स आपको पिछले 70-80 साल से इसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि इसका थ्रेट है मानवता पे, और ये इस लेवल का थ्रेट है कि संपूर्ण मानव सभ्यता ही इससे खत्म होने की कगार पे आ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पहले इतनी नहीं सुनी जाती थी लेकिन उसके भी एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन, और मौसम जो गर्मी, जो उष्णता का जो प्रभाव जिस तेजी से बढ़ रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मानव सभ्यता ने इस लेवल का ये प्रभाव कभी नहीं देखा। दो और एलिमेंट्स हैं जो अब सोशल साइंटिस्ट के लिए भी और जो संपूर्ण मानवता का भला चाहने वालों के, मानवता में लॉन्गिविटी के तत्व देखने वालों के लिए बड़े चिंता का विषय है। एक उसमें से ये है कि मानव में तेजी से हो रही प्रजनन क्षमता का ह्रास, और चौथा जो महत्वपूर्ण जेनेटिक मतलब वो है कि जैसे डार्विन का पहला सिद्धांत है कि जीवों में अपने संतति पैदा करने की प्रचुर क्षमता, वो बेसिक जो एनिमल बिहेवियर था उस पे कहीं ना कहीं आधारभूत चोट हो रही है उस सिद्धांत पे मानवता के केस में। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वो बहुत तेजी से आ रहा सबसे बड़े खतरों में से एक है, और वो है एआई का, वो है सूचना क्रांति और एआई का जो रिवोल्यूशन, जो उसका क्रांति है, जो वो बहुत तेज़ी से मानव सभ्यता पे बड़े पैमाने पर और मानवता की के अस्तित्व पर तक प्रश्न उठाने का इतने बड़े ये चार तत्व मैंने आपको गिनाए। ये बहुत जो मानव सभ्यता में इससे पहले 100-150 साल से पहले ये कभी भी इस तरह के तत्वों का कोई योगदान नहीं था मानव सभ्यता को प्रभावित करने के लिए। जैसे एक फिनोमेना हम लोग देखते हैं पिछले बहुत लंबे समय से कि कुछ भी नया और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन जब आता है तो इस तरह की बातें होती हैं। तो कई लोगों को ये भी लग सकता है कि इस हाइपोथेसिस में बहुत वजन नहीं है, क्योंकि जब टीवी आया तो ये बोला गया कि बहुत क्रांतिकारी इडियट्स बॉक्स उसे कहा गया, कई कई घंटे लोग उसके सामने बैठाकर बिता देते थे, हासिल उसका कुछ नहीं था। अब मोबाइल आने पे, इंटरनेट आने पे यही चीज़ें बोली गई, ऐसे ही स्पेकुलेशंस लगाए गए। एआई के लिए भी ऐसे ही स्पेकुलेशंस हैं उनमें, लेकिन कितना आधार है जब हम ये बोलते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, ह्यूमंस को बहुत तेजी से और बहुत तरीकों से बदलने जा रहा है। एक एक करके आपने जो 4 पॉइंट्स गिनाए उन पे एक एक करके अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स वाले मामले पे एक बार आप विस्तार से दर्शकों को बताइए कि कितनी तरह से वो जेनेटिक लॉस क्यों हो रहा है, क्या सीधे सीधे उसके एविडेंसेस हैं जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक लॉस हो रहा है, और कैसे ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन हेल्थ को जो परिवर्तन जो उसमें आ रहे हैं उनको देख के अंदाज़ा लगता है कि आने वाले 40-50 साल उस हेल्थ वाइज या जेनेटिक लॉस के कारण बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने वाले हैं। राहुल, जीव विज्ञान का एक बड़ा विचित्र सिद्धांत है। हमेशा संतति की प्रचुरता उस प्रजाति में ज़्यादा होगी या उस प्रजाति की उस कंडीशंस में ज़्यादा होगी जहां वो अभावों से घिरी हुई हो। ये एनिमल्स के लिए भी उतना ही ट्रू है और प्लांट्स के भी। अगर सब कुछ कंड्यूसिव है तो उसमें प्रजनन क्षमता कम होगी। सब कुछ अगर उसके मुताबिक है, उसको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ सारे संसाधन उसके पास है, सब कुछ कोई चिंता नहीं है, तो उसके संतति कम होगी। ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने अगर किसी खेत में अगर बहुत बढ़िया खाद डाल दी, बहुत ठीक ठाक खाद डाल दी, और उसमें आपने अगर गेहूँ बोए या कोई भी अनाज बोया, दालें बोई, तो वो बहुत विकसित हो जाएंगे, फ्लोरिश हो जाएंगे उसके प्लांट्स, लेकिन उनमें दाने कम होंगे, दाने उतरे नहीं। उसको वैसी कंडीशंस चाहिए, स्ट्रेस कंडीशंस चाहिए। हर एनिमल और प्लांट को ब्रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या मैक्सिमम या ऑप्टिमम ले जाने के लिए स्ट्रेस कंडीशंस चाहिए।
मानव सभ्यता के साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जिस सेगमेंट में, विश्व के जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस रीजन में, जहाँ जहाँ ये कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन से बाहर आया, मानव सभ्यता ने अपने लिए संसाधन जुटाए और वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना, वहाँ प्रजनन क्षमता कम हुई। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई कर सकते हाँ, हैं? जैसे जापान। हाँ, जापान की आज स्थिति ये है कि जापान में प्रति वर्ष जनसंख्या में जो वृद्धि दर में जो कमी आ रही है, 0.5% प्रति वर्ष के हिसाब से कमी आ रही है, माइनस में चली गई है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि जो महिला के प्रति महिला के हिसाब से अगर 2.1 प्रोडक्शन उसका है, एक महिला अगर 2.1 बच्चे पैदा करने में सक्षम है तो वो आइडियल कंडीशन है, वो पूरे विश्व की जनसंख्या को स्थिर रखेगा। इससे ज़्यादा है तो बच्चे बढ़ेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, इससे कम है तो जनसंख्या कम होने लग जाएगी, डेथ रेट ज़्यादा होगा। वहाँ जनसंख्या वृद्धि जापान में फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कम हो रही है, ऐसे चीन में कम हो रही है, पूरा यूरोप त्राही त्राही मचा रहा है। यूरोप में भी बच्चे पैदा होने की क्षमता बहुत कम हो गई है, जोड़ों में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, जोड़ों में बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो रही है या वो चाह नहीं रहे हैं। क्षमता का एक यहाँ पर जब हम क्षमता की बात करते हैं तो एक बात ये भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए कि क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता तो होगी लेकिन उनकी मानसिक क्षमता नहीं है कि वो बच्चे पालने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हों। तो प्रोडक्टिविटी होने के बावजूद भी वो कंसीविंग के दर्द और उसके बाद बच्चे डिलीवरी के बाद उसके बाद बच्चों को पालने वगैरह के लिए ये स्केप सोशली ये स्केप करने लगे हैं पूरे विश्व में। और ऐसी दशा में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अभी जो लाज रखी हुई है जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि वैसे गलत है, नेगेटिव टर्म है, बढ़ना नहीं चाहिए था, संसाधनों पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है, लेकिन जनसंख्या अभी भी विश्व की बढ़ रही है और उसमें सबसे प्रमुख रोल है अफ्रीकन कंट्रीज़ का और भारतीय उपमहाद्वीप का। भारत में अगले 30-40 साल में ही जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, पूरे विश्व की जनसंख्या 2100 तक स्थिर हो जाएगी और 2100 के बाद डिक्लाइन करने लग जाएगी। और ये जो डिक्लाइन रेट है ये 2150 तक ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, जैसे यूरोप में हो चुका है, जैसे जापान में हो चुका है। उसके बाद आप कुछ भी करो वो जनसंख्या पूर्ववत वृद्धि की या बराबर के उस पर नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बायोलॉजिकली मानव संतति पैदा करने की क्षमता अधिक से अधिक सन 2200 तक रहेगी मानव में, उसके बाद बायोलॉजिकली तो नहीं कर पाएगा। ये कई लोग ये बड़ा प्रोजेक्शन है, लेकिन 2200 नहीं तो 2300, लेकिन अगले 300-400 सालों में मानव बायोलॉजिकली बच्चे पैदा करने में बहुत रेयर इवेंट हो जाएगी, उसका नियरली एक्सटिंक्शन की तरफ बायोलॉजिकली पैदा करना। अब मैं बायोलॉजिकल पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में ये लेबोरेटरीज में क्लोन तैयार हों, लेबोरेटरीज में ह्यूमन स्पीसीज के आगे बच्चे तैयार हों, ये बात दूसरी है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें बहुत तेज़ी से ह्रास आ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मानव में ये क्षमता कम हो रही है बहुत तेज़ी से। और इसके अगर हम रीजंस आइडेंटिफाई करें तो एक तो जैसे आपने जिक्र भी किया कि अगर बहुत ही वैसा एनवायरनमेंट मिलता है जो कि जिसमें चैलेंजेस कम हो वहाँ उसका ये, लेकिन क्या लाइफस्टाइल से जुड़े हुए चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जुड़े हुए चेंजेस, सोशियोलॉजिकल चेंजेस, और ये चारों पॉइंट्स एक्चुअली जो हमने आइडेंटिफाई किए पहले भी, जिसमें एआई का भी जिक्र आया और बाकी जिक्र आया, ये इंटर रिलेटेड भी हैं कि वो भी असर डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्यों असल में राहुल, ये आपने बड़ी मज़ेदार बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात उठाई कि संतति पैदा करने का सीधे सीधे रिलेशन है आपका संपर्क से। आपस में कितना संपर्क है और उसके लिए कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हैं, ये सीधा सीधा ये जो एआई आया है, जो ये गैजेट्स आ गए हैं, जो मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, जो आपकी दिनचर्या हो गई है, उससे मानव के बीच में फिजिकल संपर्क, 1-to-1 संपर्क, जैसे आप और मैं बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये संवेदनाओं को बढ़ाने वाला,
ये व्यक्ति की इच्छाओं को, व्यक्ति की वो जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं उनको बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। ये केवल एक ही केस में नहीं है, ये भूख के केस में भी है, ये भावनाओं के केस में भी है, ये मनोरंजन के केस में भी है, ये पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये जरूरी है कि मानव के बीच में नेचुरल जो प्राकृतिक सदियों से जो पशुओं में, जो एनिमल्स में जो रहा है संपर्क की, जो नेचुरल पद्धतियाँ रही है, उसमें कोई ह्रास ना आए, उसमें कोई बाधा ना आए। लेकिन ये गैजेट्स ने ये संपर्क खत्म कर दिया। एक तो सबसे महत्वपूर्ण रोल इस बात का है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस कंडीशन नहीं होंगी, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रहेगा तो आदमी, क्योंकि उसको कष्ट उठाना भूल गया है वो, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता होने के बावजूद वो कष्ट न उठाना पड़े, इसलिए बच्चे पैदा नहीं कर रहे जोड़े। दूसरी बात ये है। तीसरी बात यह है कि मैंने कहा कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अगर है, अगर स्ट्रेस कंडीशन नहीं है तो बच्चा पैदा करने की क्षमता वैसे भी कम हो जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं। और चौथी महत्वपूर्ण जो खान पान और जो हम लोगों का जिस तरह से हमने चेंज किया है अपने जो सब करीब 2.7 मिलियन या 27 लाख साल पहले मानव होमो सेपियंस स्पीसीज पृथ्वी पर आई। तब से जो खाने का जो वो था उसका बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ। एज फार एज द नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें हम, ये शॉर्ट पीरियड ये अब ये एक क्रांति आई खाने के परिवर्तन, खाने के व्यवहार में परिवर्तन में करीब 10,000 साल पहले आया, जब कृषि क्रांति आई। कृषि मानव के जीवन में है, कृषि ने बहुत कई क्षेत्रों में मानव पे असर डाला। आज जो कुछ भी मानव दिख रहा है कृषि का सबसे बड़ा रोल इसमें रहा, क्योंकि कृषि ने आदमी को एक ग्रुप को ऐसी कंफर्टेबल ऐसा लिबर्टी दे दी कि वो काम न करे, कृषि कुछ लोग करें और सबको खिला दे। तो वो जितना भी दिख रहा है क्रिएटिव पॉजिटिव और क्रिएटिव नेगेटिव, वो सब उसकी क्रांति के बाद है। लेकिन अब जो पिछले 200-250 साल से जो चेंज आ रहे हैं, और खासकर 50-60 साल से मानव के खाद्य की प्रवृत्ति में जो विशेष अंतर आए हैं, उसका सीधा असर अन्य क्षेत्रों के अलावा उसकी जेनेटिक पावर और जेनेटिक कैपेसिटी पे भी इसका असर आया है। और इसी से रिलेटेड है कि इन्हीं बातों को हम हेल्थ वाइज हम जो जिक्र कर रहे थे कि हम लोग पिछले ही कुछ सालों तक भी ये देखते थे कि माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा वैश्विक संकट था, और जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं ये संकट भी ज़्यादा है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों या ये एशियन कंट्रीज़ हों, साउथ ईस्ट एशिया हो। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बन रही है। हाँ, ये आपने सही प्रश्न उठाया कि ये बात भी है। देखो, वर्तमान मानव सभ्यता कई अभूतपूर्व विद्रोहों से जूझ रही है। आपने ये इस बात का जिक्र किया कि पहले माल न्यूट्रिशन से, भुखमरी से मरते थे। इंडिया में भी, इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जीवन प्रत्याशा जो थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ 31 दशमलव कुछ साल थी, मतलब 32 साल। एवरेज आदमी की उम्र यहाँ 32 साल थी। आज वो 70 के करीब 67-68 पहुँच गई है। तो इसका मतलब यह है कि पहले बहुत ज़्यादा मरते थे, भुखमरी से मरते थे, बीमारियों से मरते थे। पेंडेमिक्स पिछले 50 साल में ये हो गया, और पिछले 2 दशक से तो ऐसा हो गया है कि अब भुखमरी, युद्ध और बीमारी, इन तीनों से जितना आदमी, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जो है, महामारियों से, इन तीनों को मिला के जितना आदमी की मृत्यु, इंसान की मृत्यु इन पूरे विश्व में साल भर में, अगर सपोज 1 लाख लोग इस तरह से मर रहे हैं, बीमारी और युद्ध, इन चीज़ों से मर रहे हैं, उससे, और दुर्भिक्ष, इन 3 चीज़ों से जितना मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक खाने से मर रहे हैं, ज़्यादा खाने से, बेढब खाने से मर रहे हैं। तो ये मानव इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मृत्यु के लिए युद्ध के जैसे कारणों से कहीं ज़्यादा शांति के कारणों से वह आदमी मर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है
कि आदमी के जिंदगी ज़्यादा सुगम हो गई, उसको ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है, इसलिए उस ज़्यादा उपलब्ध होने के पार्श्व प्रभाव, दुष्प्रभावों के कारण मानव सभ्यता में ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ रही है, बजाय इसके कि जो युद्ध के कारण, जो दुर्भिक्ष के कारण, जो बीमारी के कारण जितने मरते थे, उससे ज़्यादा, भूखमरी से ज़्यादा आदमी ज़्यादा खाने से मर रहा है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक तरफ मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियर वॉर के कारण विश्व बारूद के ढेर में बैठा हुआ है, कभी भी ऐसी स्थितियां 2 मिनट के अंतर से और 90 सेकंड के अंतर से गई हैं विश्व में, जब न्यूक्लियर बटन दबने ही वाले थे। एक 1953 में जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में 2 मिनट का अंतर रह गया था, और एक क्लॉक बनाई है इन्होंने, ये संभावना निकालने के लिए कि न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं, उसके लिए एक घड़ी टाइप की बना रखी है। उस घड़ी में ये सेट किया जाता है कि ये कितनी संभावना कितनी दूर है। तो 2 मिनट दूर रही 1953 में, और 2018 में ये 2000 जब ये वाला शुरू हुआ हमारा ये युद्ध यूक्रेन वाला 2022 में, 2022 में 90 सेकंड से स्किप हुआ है। मैं रूस का बटन, न्यूक्लियर का बटन दबने वाला था, 90 सेकंड से स्किप हुआ है। इतनी, जब से न्यूक्लियर वेपन बने हैं, जब से नागासाकी हिरोशिमा में बम पड़ा है, पहली बार इतना नैरो स्किप हुआ है। ऐसी दशा में एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी मानव सभ्यता युद्ध की बड़ी विभीषिका से की संभावना से जूझ रही है। दूसरा, मैंने ये भी आप देखो कि मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कुछ देशों की, और कुछ नहीं 10 देशों की, 50 देशों की 2 पीढ़ियों ने युद्ध नहीं देखा। इससे पहले लगातार सारे राष्ट्र, सारे समुदाय, सारी जातियां, सारी संस्कृतियां युद्धों से जूझ रही होती थी। और बड़े युद्ध, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो बॉर्डर्स पे, छोटे लेवल पे लगातार युद्ध, बड़े युद्ध। मानव सभ्यता के इतिहास का पिछला कालखंड अगर देखो आप, जब से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, तो 2 स्थितियों में रहा मानव, या तो युद्ध का काल और या तो युद्ध की तैयारी का काल। ये 2 मानव सभ्यता को मोटे तौर पर युद्ध की दृष्टि से 2 ही भागों में बांट सकते हैं आप, या तो युद्ध की तैयारी हो रही होगी या तो युद्ध हो रहा होगा। ये पहली बार हुआ जब मानव सभ्यता ने ये भी देखा कि 50 दशक तक युद्ध नहीं हुए, 60 दशक तक युद्ध नहीं हुए। यूरोप के कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जापान ने 1942 के बाद उस तरह के युद्ध नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखे। इस तरह से कई यूरोप के तो कई देश हैं जिन्होंने युद्ध देखा ही नहीं। मैं आपसे कह रहा था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कई देश ऐसे हैं जिनमें 20-25 साल से उनकी पुलिस की बंदूक से एक गोली भी नहीं निकली, उनकी बंदूकें जंग लग गई है। ऐसा पहली बार हुआ। एक तरफ तो ये विद्रूप है, और ये मतलब वैसे मोटे तौर पे देखिए तो इसे एक आदर्श स्थिति कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि वही सबसे सभ्य और सबसे आदर्श समाज है जहां पुलिस को इस तरह के फोर्स की या हिंसा की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन इसके अपने, मतलब अब जिस एंगल से हम इसे देख रहे हैं कि इसके अपने स्पेकुलेटिवली कुछ खतरे भी हैं क्या? मतलब ऐसा ये है कि मतलब ये बड़ा मानव सभ्यता के विद्रूप है कि कहीं भी आप किसी भी आपको सभ्यता के विकास में कॉन्फ्लिक्ट्स का बड़ा योगदान है। और मानव सभ्यता के विकास में जिनको हम नेगेटिव चीज़ें कहते हैं, प्रवृत्तियां कहते हैं, सभ्यता के इतिहास में उसका ज़्यादा बड़ा रोल है, बजाय कि जिनको हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं। जो पॉजिटिविटी है मानवता में जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी चीज़ है, जो होनी चाहिए, आदर्श मानवता में होनी चाहिए, वो एक्वायर्ड गुण है, वो मानव ने अर्जित किया है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे डेमोक्रेटाइजेशन, मानव अगर डेमोक्रेटिक होता है तो शांति बढ़ती है। डेमोक्रेटिक होने का मतलब सरकार का डेमोक्रेटिक होना नहीं है, प्रजातंत्र का मतलब वोटर का अधिकार है, ये नहीं। डेमोक्रेटिक होना माने टू लिव एंड लेट लिव, ना तो आप शोषक बने ना शोषित बने, अपने व्यवहार से। लेकिन आप देखिए कि जिस अदरवाइज समाज में आप देखोगे कि शोषक और शोषित वह केवल रोल चेंज करने वाला है, कि जैसे रामलीला में होता है कि अभी आपने रावण का पहना और अभी आप विभीषण का पहन लिए तो अलग अलग रोल में आ गया। ऐसा मानव सभ्यता में नेचुरली होता था। जैसे कि आप अगर फैक्ट्री में मजदूर है, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं,
वहाँ फैक्ट्री मालिक ने आपको पैसे नहीं दिए, आपको तनख्वाह नहीं दिया, आपको शोषित किया आपने, उसने शोषण किया आपका, शोषण कर रहा है। लेकिन जिस दिन तनख्वाह मिली तो एक तो फ्रस्ट्रेशन, आपको ये गुस्सा था कि उसने मेरे को पैसा कम दिया, आप दुकान शराब के ठेके की दुकान में गए, वहाँ से आपने पौवा लाया और घर पहुँचते ही आपने सबसे पहले अपनी बीवी पीटने शुरू कर दी, अपने बच्चे शुरू कर दिए, वहाँ शोषक हो गया। व्यक्ति में मूल रूप से स्वाभाविक तौर पर आप दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो शोषक होते हैं या शोषित होते हैं। डेमोक्रेटिक आपको होना पड़ता है, डेमोक्रेटिक रोज एक्वायर करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक होना आपके प्रकृति नहीं है, वो रोज आपको बोना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी भरना है। इस तरह का डेमोक्रेटाइजेशन इज ए प्रोसेस। तो ऐसा हुआ है, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट है वो, बस वैसे नेचुरल के नेचुरल के अगेंस्ट है। लेकिन डेमोक्रेटाइज क्योंकि आपको दिमाग दे रखा है, आपको कॉग्निटिव बिहेवियर दिया है, तो इसलिए आप में वो प्रवृत्ति आनी ही चाहिए। वो ब्रेन की नेसेसिटी है कि ब्रेन उस तरफ डेवलप हो। ऐसी दशा में जो और नेचुरल फिनोमिनन है इवोल्यूशन के, वो कहीं ना कहीं वो बाधित होते हैं। ये तो मैं बहुत फिलोसफिकल पर आ गया, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं वो उस पर बात करता हूँ कि ये जो हैंगओवर आया, ये 1942 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया विश्व में। एक तो दो फोर्सेस बनी, दो फोर्सेस, दो पोल बन गए। उन पोल्स में मतलब डर का और एग्रेशन का दोनों का बैलेंस था। मैं भी अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, मैं भी, पर आजमाना कोई नहीं चाहता था एक दूसरे के साथ। उसकी वजह से जो बैलेंस बना, एक तरफ तराजू में पत्थर रखा गया, दूसरी तरफ सामान रखा गया, तो बैलेंस बराबर बनता रहा। तब जब तक ये बैलेंस बन रहा था, दोनों तरफ से हथियार जमा हो रहे थे, लेकिन दोनों बराबर बैलेंस हो रहे थे। दिक्कत तब आई जब एक तरफ कोलैप्स हो गया। अब ये जो बीच का बैलेंस आया, ये एक तरह से जो विभीषिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने विश्व ने देखी, उससे सहमा हुआ था विश्व। और उसकी वजह से एक यूटोपियन, एक आदर्श स्थितियों की कल्पना हुई, और उसमें बहुत साल तक, 50, 60, 70 साल तक देशों ने एंजॉय भी किया उसको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद पूंजीवाद ने पूरे विश्व में एक दूसरी तरह की हलचल पैदा कर दी। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। देशों में क्राइसिस आने लगी। जो उसका डेवलपमेंट का जो मॉडल था कि अनलिमिटेड ग्रोथ सिनोनिम माना गया डेवलपमेंट का। और उसमें ग्रोथ किसकी, तब ग्रोथ भी अगर किसी एक समर्थ वर्ग की ही ग्रोथ हो रही है तो उसी को आप डेवलपमेंट मानोगे, उसी के तोलने लगे। उसकी वजह से विश्व में कई तरह की विसंगतियां पैदा हुई। और अब वो जो 2 साल, दो पीढ़ियां में कह रहा था कि बिना युद्ध के रुक गई, बिना युद्ध के शांति में चली गई, और पूरा विश्व में इस तरह की बातें आने लग गई थी कि अब युद्ध से ज़्यादा लोग शांति और उसमें विश्वास कर रहे हैं, वो हिलने लग गया। और वो बैलेंस अब विश्व का ख़त्म होने लग गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक तरफ एक एक्सट्रीम वो था कि युद्धों से लोग निजात पाती थी, और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि अब तक के इतिहास के सबसे अभूतपूर्व युद्ध जो जिस देश में लड़ा जा रहा है, 2 देशों के बीच में नहीं, वो पूरे सराउंडिंग के पूरे देशों को और पूरे विश्व को भी ख़त्म करने की क्षमता रखता है। ऐसे युद्ध की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही, मानव उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इसको हम ग्लोबली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि कई जगह कोट होता है कि भाई तीसरा विश्व युद्ध चाहे जैसा भी हो, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडों से लड़ा जाएगा। ये बहुत बार, क्योंकि इतनी तबाही वो लेके आएगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से बोली जाती हुई बात है। तो अभी के क्या फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ का तो अभी जिक्र भी हुआ, लेकिन इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? क्या हम ग्लोबली एग्रेशन को बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं, ग्लोबली ह्यूमन बिहेवियर को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ग्लोबली हम ये देख रहे हैं जहां बहुत सीमित लोगों के पास बहुत असीमित पावर्स हैं, उसका भी असर इस पे हो सकता है कि वो थ्रेट आज इतना बढ़ क्यों गया है? वो इसलिए जो हमने कहा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो आ गई है, और जो डेवलपमेंट जो 90 के दशक में जो आया था, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज और ये सब कंसेप्ट आए थे, ये असल में विश्व को इस तरह से प्रेरित करना था कि कुछ चालाक और समर्थ ग्रुप्स ने ये बोला कि पूरे विश्व के संसाधन इस तरह से हमारी मुट्ठी में आ जाए। ऐसे में हो क्या गया कि ऐसे में उसके तो पार्श्व प्रभाव, अनलिमिटेड ग्रोथ के कारण डेवलपमेंट
सस्टेन डेवलपमेंट होगा ये कभी, मतलब ये बिल्कुल ये मॉडल तो था ही ध्वस्त होने लायक कि हुए ये हुआ। उसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन आए, इकोनॉमिक रिसेशन आए, कुछ देशों में ज़्यादा कंगाल कुछ देश हो गए और कुछ लोग ज़्यादा समर्थ हो गए। वो समर्थ इतने समर्थ हो गए, उनके पास इतना पैसा आ गया कि जिन क्षेत्रों में उनके इंटरेस्ट थे वहाँ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप तैयार कर दिए और विश्व में अशांतियां पैदा कर दी। कॉन्फ्लिक्ट तो स्ट्रेस कंडीशन वहाँ थी, वहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी हम देखते हैं कि विद इन द कंट्रीज़ में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक वन पोलर विश्व हो जाना, उसके बाद जो पहला दूसरा पोल जो था उसका टुकड़े टुकड़े हो जाना, और उसके देशों के पास कुछ संसाधन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा, खासकर युद्ध के संसाधन तो बहुत ज़्यादा हैं और अन्य संसाधन नहीं है। तो एक तरह का फ्रस्ट्रेटेड साइकोलॉजी पूरे विश्व में, सत्ताओं में, पूरे मासेस में, कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ में वो आने लग गया। उसकी वजह से पिछले आप एक दशक से देख रहे होंगे कि विश्व में सडनली यकायक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। ऐसी दशा में कुछ भी हो सकता है कि एक तरफ तो न्यूक्लियर वार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जो दिख भी रही हैं, सारी एलिमेंट्स दिख रही हैं। आपका मिडिल ईस्ट के बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें हैं, आपका यूक्रेन वाला युद्ध आप देख ही रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और के सराउंडिंग में ये इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। और ऐसी दशा में उन देशों के पास जो पहले से समृद्ध थे, जैसे अमेरिका है, उसका एटम बम तो एक सिस्टम के हाथ में है, वो सिस्टम एक हाथ से हैंडल होने की संभावना कम होती है। लेकिन जिन देशों के पास संसाधन है, ये बम बुम है, लेकिन बाकी इकोनॉमी वगैरह ऐसी चीज़ों उथल पुथल है राजनीतिक दृष्टि से, वहाँ कभी भी किसी भी गैर जिम्मेदार साइकिक आदमी के पास या साइकिक एक छोटे समूह के पास, फिदाइन समूह के पास इस तरह के संसाधन कंट्रोल आ सकते हैं। ऐसी दशा में पूरा विश्व बारूद के ढेर में खड़ा है, ये लोग मानते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी संभावना कि युद्ध बेसिकली काहे के लिए लड़े जाते, परंपरागत तौर पर विश्व अपनी विश्व में टेरिटरी विस्तार के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने, लोगों पर अपना राज स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े गए थे, सारी युद्ध अभी। अब एआई के आने से उसका पैटर्न चेंज हो गया। बेसिकली युद्ध का मतलब होता है साम्राज्य स्थापित करना, लोगों पे कंट्रोल करना। अब ऐसी राहुल मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, जो आपका एआई है या कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इसमें ये एल्गोरिदम के प्रिंसिपल पे काम करता है। एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे हमारा आपका ब्रेन भी काम करता है। और इस बात की संभावनाएं बहुत होने शुरू हो गया है, और ये 4-5 साल 10 साल में ये होने वाला है कि आप अपने कीबोर्ड से, अपने मोबाइल से सामने बैठे हुए व्यक्ति का ब्रेन को कंट्रोल करेंगे कि तू इधर जा, तू उधर जा, तू मेरे लिए चाय बना, तू मेरे को जिंदा ऑर्गेनिक आदमी का जो व्यक्ति खड़ा है आपकी तरह है, उसको आप जो आप चाह रहे हैं, आप पहले अपने लिए चाहते हैं कि मैं अपने ब्रेन को, हमारा ब्रेन बोलता है कि हम ऐसा करते हैं, मेरा ब्रेन अपने लिए बोलता है कि चल भाई तू चल, पैदल चल, वॉक कर, खाना खा, पानी पी। अब आप ही का ब्रेन एक गैजेट की मदद से आपके हाथों से दूसरे के ब्रेन को बोलेगा चल भाई चाय पीने चल, चल भाई ये काम कर, जब मेरे लिए वहाँ से ये लेके आ, ये कर। और इस तरह से हो सकता है कि मुट्ठी भर दुनिया के लोग पूरे विश्व को, बहुत जल्दी हो सकता नहीं, ये कंफर्म है होने वाला है। ये होने भी, जैसे जिसका अभी जिक्र आया कि पहले जो युद्ध होते थे वो विस्तार के लिए होते थे, आज अपना विस्तार करने के लिए आपको फिजिकली एक्सपैंड करने की जरूरत कुछ नहीं, आपको गुलाम बनाना है ना। विस्तार मतलब अपने अधिकार में लोगों को लेना है, तो आपको गुलाम बनाना है। गुलाम बनाने के लिए मारकाट की जरूरत नहीं है, आपके पास एक गैजेट चाहिए, एक आपके पास सर्वर चाहिए। विश्व में जितने कंप्यूटर हैं वो कहीं एक जगह से कंट्रोल हो सकते हैं इंटरनेट में। विश्व में जितने मानव मस्तिष्क हैं वो भी एक सर्वर पे बैठे, कहीं पे एक मास्टर उस पे बैठा हुआ व्यक्ति उसको वहाँ से एक सर्वर के से कंट्रोल करके, वहाँ से नियंत्रित करके पूरे विश्व के मानवों का दिमाग एक साथ, एक मुक्त, एक तरह से चला सकता है। तो ऐसे में पूरे विश्व का एआई के आने के बाद पूरे विश्व का डाटा कॉलोनी, मेयरली डाटा,
उनके लिए आप डाटा है, अभी भी डाटा, सारी भूख डाटा की है। आप समझ लीजिए फेसबुक है या आपका व्हाट्सएप है या जो भी है, ये सब के सब आपको फ्री क्यों देते हैं? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो कस्टमर कौन है? ये प्रोडक्ट आप तो कस्टमर नहीं है, आप तो, आपको तो फ्री मिल रहा है, तो कस्टमर कहाँ से हुए आप ही प्रोडक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए आप ही प्रोडक्ट है। फिर कस्टमर कौन है? कस्टमर वो हैं जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जिनको डाटा चाहिए, जिनको वो चाहिए। तो आप आज की तारीख में भी बिके पड़े हुए हैं। जितने समय आप सोशल मीडिया पे अपने आप को संघनित करते हैं, उस समय तक आप बिके पड़े हैं। आप बाजार में आपकी मंडी लगी हुई है, आपको पता नहीं है। आप खुद एक प्रोडक्ट हैं और आपका कस्टमर वो हैं जो जिनको आपके डाटा में इंटरेस्ट है, जिनको जो आपके जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज या उन सबको आपकी ज़रूरत है, आपके डाटा की ज़रूरत है, तो आप प्रोडक्ट है। ऐसी दशा में अब पूरी विश्व डाटा कॉलोनी हो जाएगा आपके ब्रेन्स को, जो उसके अकॉर्डिंग जनरेट। इस बात का बड़ा खतरा है कि पूरे विश्व एक डाटा कॉलोनी बन जाएगा, कुछ हजार कुछ 100 लोगों के हाथ हो, तब ना युद्ध की जरूरत होगी न किसी चीज़ की होगी। वो तो आपके गुलाम है, और गुलाम भी कैसे, मतलब वो आपके बंधुआ मजदूर हो गए आप लोग। ऐसे एलिमेंट्स दिखने लग गए हैं। अब जब आप डाटा केवल डाटा की जरूरत है उनको, एआई के आने से क्या होगा, ऑटोमेशन के आने से सारी चीज़ें विश्व में, सारी चीज़ें ऑटोमेशन के जरिए होने लग जाएंगी। आपकी गाड़ी जो रोबोट चलाएंगे, या ऑटोमेटिक आपको ड्राइवर विहीन गाड़ियाँ आने लगी। अगले 5 साल में सारे विश्व में अधिकांश गाड़ियाँ ड्राइवर विहीन हो जाएंगी। तब ड्राइवर की नौकरी खत्म। उसके बाद आपके होटल में वेटर की नौकरी खत्म, सारे आपको रोबोट्स कर देंगे। हर काम, जीवन के हर पहलू में आपका ऑटोमेशन का दखल हो जाएगा। तो पूरा विश्व की इतनी पॉपुलेशन क्या करेगी? वो जब औद्योगिक क्रांति हुई तब 2 वर्ग पैदा हुए, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। जो फैक्ट्री में काम करते थे उनको कम तनख्वाह मिलती थी, उनका शोषण होता था, और शोषण करने वाला पैसे कमाता था। लेकिन उसका जो शोषित है उसका भी जैसे भी चले जिंदगी उसकी उस फैक्ट्री पे चलती थी, और फैक्ट्री मालिक का भी अपना साम्राज्य उससे स्थापित होता। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन था। चाहे वो शोषक और शोषित का रिलेशन हो, चाहे वो दुश्मन का रिलेशन हो, पर दुश्मनी भी एक रिलेशन होती है, वो चलता। जब पूरे विश्व की ज्यादातर पॉपुलेशन मुट्ठी भर लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाए, मतलब वो गौण हो जाए, वो उसका होना न होना बराबर हो जाए, वो केवल एक डाटा हो गया है। सब चीज़ तो हमारे तुम्हारे बगैर भी काम चला। आज तेरी जरूरत मेरे को है, मेरी जरूरत आपको है, इस तरह से जरूरत है। लेकिन कल के दिन मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मतलब आपका होना न होना, विश्व में होना न होना मेरे लिए कोई मतलब नहीं। ये शायद पहली बार होगा कि एक इतना बड़ा वर्ग एक साथ इररिलेवेंट, इतना बड़ा वर्ग इररिलेवेंट। ये कुछ इस तरह से है कि सबसे इररिलेवेंट कौन? गाँव में, घर में, आज की जीवन शैली में बुजुर्ग है एक, वो बेचारा खाने 2 बार का खाना मिल जा रहा है, उसका होना न होना घर में इररिलेवेंट हो गया। पूरी पॉपुलेशन, विश्व की पूरी पॉपुलेशन, अधिकांश पॉपुलेशन इररिलेवेंट होने का खतरा हो गया है। इररिलेवेंट होना मौत से ज़्यादा खतरनाक होता है। मौत से पहले मर जाना, ये इररिलेवेंट होना होता है। पूरी विश्व में पॉपुलेशन का इररिलेवेंट होने का खतरा हो गया। और ये कर दी, इसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अभी क्या करते, मेजर पॉपुलेशन आप देख लीजिए कि जहाँ पर वो झुंड है उनके लिए वो बेसिक नीड दे दी जा रही है, और उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं, कहीं रोल नहीं उनको कोई। जैसे आप ये जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं या जो बड़ी पॉपुलेशन है, उनको क्या कर दिया, आपको राशन पानी फ्री दे दो, डाटा फ्री दे दो, और रहने का घर घुर भी फ्री की व्यवस्था हो रही है। बाकी आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत तो पूरी हो गई है, और आपकी जो अपनी जरूरत है वो तो पूरी कर दी गई है, और आपकी हमको जरूरत है ही नहीं, तो आप इररिलेवेंट हो गए। ये जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेजर पॉपुलेशन का खुशी इररिलेवेंट हो जाने का जो खतरा है, वो मानवता पे एक बहुत बड़ा खतरा है। एआई का ये बड़ा खतरा है। इससे एक बात और होने वाली है जो अगले 50 साल से क्या पहले
कि आज हम 25, 26, 27 साल तक MSc की, PhD की हमने, उसके बाद कुछ दिन नौकरी के संघर्ष किए, रिसर्च पेपर लिखे, ये लिखे वो लिखे, लेकिन अब जैसे ही नौकरी लगी तो फिर ज़िंदगी भर हम 27-28 साल तक पढ़ के और ज़िंदगी भर हम उसके बदले खाते रहे। अब ऐसा है कि आज जो क्रिएटिव एक्टिव लोग हैं उनके लिए तो जॉब बढ़ेंगे, लेकिन जॉब कैसे बढ़ेंगे कि आज जिस जॉब की डिमांड है 25 बहुत ज़्यादा विश्व में, वो अगले 3 साल में हो सकता है कि वो इरिलेवेंट हो जाए दूसरा जॉब। तो फिर 3 साल में आपको, व्यक्ति को जो 3 साल पहले डिमांड में था वो अब इरिलेवेंट हो जाएगा। तो उसको अगर रिलेवेंट बने रहना है तो उसको नए जॉब के प्रति, नए टेक्नोलॉजी के प्रति, नए सॉफ्टवेयर के प्रति, नए और जो आया गया है उसके प्रति आपको फिर अपडेट होना पड़ेगा, उतना ही सीखना पड़ेगा। हर समय आपको 16 साल के बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी के फेज में जिंदगी भर जीवन पर्यंत रहना पड़ेगा अगर आपको रिलेवेंट रहना है। अगर नहीं रहना है तो आप ऑब्सोलीट, आप खत्म, आप इररिलेवेंट, आपका किसी को कोई मतलब नहीं। हमने 3 फैक्टर्स पे बहुत विस्तार से बात की, जिनमें हमने न्यूक्लियर के जो थ्रेट्स हैं उस पे बात की, हमने AI के खतरों पे बात की, हमने जेनेटिक्स पे बात की। एक फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी हमेशा से रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है, वो भी आप ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर फैक्टर होने वाला है अगले एक दशक, एक सदी में, जो बहुत ड्रास्टिकली ह्यूमन लाइफ को चेंज कर देगा। इस पर थोड़ा और विस्तार से बताइए कि मतलब क्लाइमेट चेंज, ये ज़रूर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या पिछले कुछ समय में हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना देखे, और बहुत एविडेंटली हम लोग, और उत्तराखंड जैसी जगह पे रहने वाले हम लोग हैं जहाँ सबसे पहले शायद उन खतरों को अपने इर्द गिर्द ही हम लोग महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि अगले एक सदी में वो इतना ड्रास्टिक है कि हम उसको पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, होमो सेपियंस के लिए खतरा मान रहे हैं? राहुल, अगर पृथ्वी के इतिहास की बात करें, भूवैज्ञानिक इतिहास की बात करें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है पृथ्वी पे, पर तब मानव नहीं था। और इस तरह की टेम्परेचर बढ़ने के बाद ग्लोबल एक्सटिंक्शन, मेजर जो स्पीसीज हैं उनका ग्लोबल एक्सटिंक्शन पहले भी हुआ है, ज्योलॉजिकल हिस्ट्री में हुआ है। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व यकायक जो डायनासोर खत्म हुआ, डायनासोर के साथ पूरे एक फाइटो सोसाइटी, एनिमल सोसाइटी और फाइटो सोसाइटी दोनों खत्म हुई है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर का चेंज होना था। अब स्थिति ये है कि पहले ये बात 30-40 दशक से बोलने लगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उसका इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से एक कवर कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में एक लेयर बढ़ रही है। वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश के रूप में ऊष्मा को तो पृथ्वी पर आने देता है, लेकिन पृथ्वी पर टकरा के पृथ्वी को गर्म करता है। वो गर्म के बाद उसको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, उसको वो बाहर नहीं जाने देती, ट्रैप होता है। ट्रैप होता है। अगर 100 बंडल ऊर्जा आई सपोज प्रकाश के रूप में, तो उसमें से 80 जा रही है, 20 नहीं जा रही है। और ये जो 20 इस बार आज रुक गई, 20 कल रुक गई, इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। पहले लोग सोचते थे कि ये क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है, लेकिन अब इस बात के पुख्ता प्रमाण हो गए हैं कि विश्व का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 और 2024 का अब तक का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है ग्लोबल का, वो पिछले 10 लाख साल का में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है, एवरेज टेम्परेचर। ये मानो तो आया करीब 27 लाख साल पहले, लेकिन 10 लाख साल पहले से इतना टेम्परेचर कभी नहीं हुआ, एवरेज टेम्परेचर साल भर में, जितना कि इन 2 सालों सक्सेसिव ईयर्स। तो ये अब ऐसी कहानी नहीं रहेगी कि जो 50 साल बाद आएगी, 60 साल में। पिछले साल जितना टेम्परेचर था, इस साल लोगों ने, इस साल ऐसा त्राई मची कि कम से कम 20 दिन ऐसे रहे कि जब पूरे देश में अधिकांश हिस्से जीने लायक नहीं रह गए थे। और ये पूरे विश्व के हाल है। अभी जो एवरेज टेम्परेचर है, लोग कहते हैं कि 1.5 डिग्री, जब इंडस्ट्रियल पीरियड से पहले जितना टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री, टारगेट तो ये था 2100 तक उसको नियंत्रित रखना कि 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, लेकिन वो करीब करीब 25-26 में ख़त्म, वो क्रॉस होने वाली है वो लिमिट।
वैश्विक एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की कुछ रिसर्च पेपर बताते हैं कि वो 0.16 डिग्री प्रति दशक हो गई है। 0.16 डिग्री प्रति दशक टेम्परेचर बढ़ने लग गया। और ये तो हिमालय जैसे क्षेत्रों में तो 0.32 डिग्री प्रति दशक हो गया, दुगना। ऐसी दशा में अभी तक तो विश्व की जो टोटल पॉपुलेशन का 30% के करीब पॉपुलेशन ऐसी थी जो साल के कम से कम 20 दिन न जी पाने के लायक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन के प्रति एक्सपोज हो गई थी 20% पॉपुलेशन। विश्व की 20% पॉपुलेशन ऐसा है जो कम से कम साल के 20 दिन ऐसी तापमान और आर्द्रता की परिस्थितियों में रहती है जो जीने लायक नहीं होता, मर भी सकते थे। अभी अगले 50 साल में, मतलब 2050 तक स्थितियां ऐसी आने वाली हैं कि विश्व की 50% पॉपुलेशन वो जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल टेम्परेचर और आर्द्रता की स्थितियों पर पहुंचने वाले हैं। और विश्व का 50% पॉपुलेशन का मतलब है आधी पॉपुलेशन। इसकी वजह से टेम्परेचर से तो लगातार मरेंगे ही लोग, और उसके अलावा जो उसकी वजह से नई नई बीमारियां आएंगी, नए नए मानव के सभ्यता के फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आए, मानव में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, मानव की सोशल और मानसिक स्थितियों पे जो असर पड़ेगा, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे संसाधनों पे, कृषि पे, प्राकृतिक संसाधनों पे, जीने लायक परिस्थितियों पे और अन्य चीज़ों पे जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, उसके बहुत बड़े लेवल पे उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। और इसके लिए अभी तक असेसमेंट किया जाना बाकी है कि किस लेवल तक इसके चेंजेस होंगे। बहुत बड़ी रिसर्चेज हो रही हैं, लेकिन लगातार नए पेपर्स आ रहे हैं, लगातार नए पेपर्स आ रहे हैं। और ये 4 चीज़ें ऐसी है कुल मिला के, इनमें क्लाइमेट चेंज बहुत प्रभावशाली कारक है जो मानव की अस्तित्व, मानव प्रजाति के अस्तित्व पर खतरे तक के लेवल का प्रतिकूल प्रभाव आने वाला है। और कुछ तो जैसे भारत में ही कुछ जगह तो हम लोग बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो जगहें शायद आने वाले 2-3 दशक बाद रहने लायक नहीं रह जाएंगी। उनमें से मुंबई जैसा महानगर भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, सब कुछ, पूरा नॉर्थ इंडिया। इतना टेम्परेचर जब बढ़ेगा, पूरा जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ तो मान लो रह ही नहीं पाएगा फिर तो। और तब ऐसी परिस्थितियों में राहुल, ये बड़ी बड़ी संकट है। और तब जब हम देखते हैं कि देश में सांप्रदायिक तौर पर, राष्ट्र जातीय तौर पर या और चीज़ों पे उलझे हुए समुदाय जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं ये मूर्खता, जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, वो भी कई बार आपकी ज़िंदगी तो निकल जाएगी, आगे के लिए सोचना ही नहीं, जब पता ही नहीं है। और इसी में कॉन्फ्लिक्ट कि तू हिंदू में मुसलमान, तू ब्राह्मण में ठाकुर, इसी में ये मानव सभ्यता, हमारा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, 1/4 तो केवल हमारा ही कॉन्टिनेंट है, 1/4 से ज़्यादा ही हमारा कॉन्टिनेंट, वो इस तरह की चीज़ों में, बचकानी चीज़ों में उलझा हुआ है। तब हमें लगता है कि ये भी अब एक बड़ा विद्रूप है कि जब उसने सिर घुसा रखा है, मरुस्थल में सिर घुसा रखा है शुतुरमुर्ग ने रेत के अंदर, कि तूफान मेरे को नहीं देख पाएगा। ऐसी दिशा में जब इतने बड़े खतरे मानवता पे हैं, तो तब हम विश्व गुरु जैसी बातें, उथली बातें, तब हम इस तरह की बातें कि हमारा ज्ञान बड़ा वो था, ये इन सारी चीज़ों को जूझने के लिए अपना सदुपयोग, अपने ज्ञान का, अपना ट्रेडिशनल विजडम का, अपने सभ्यताओं के एलिमेंट्स जो आपके पॉजिटिविटी के थे, उनको लेके पूरे विश्व, समग्र विश्व में बड़ी सोच के साथ बड़ा कुछ करने की जरूरत है, जो ये खतरे डेफर्ड करे जाए, पीछे किए जाए जितने पीछे हो सकता है। ऐसी स्थितियों में तब मुझे लगता है कि इस देश में अच्छा क्या होता है कि इन चीज़ों को समग्रता में समझाने के लिए आपके पास कोई संस्था मौजूद नहीं है। और जो विद्रूप हैं, जो बहुत बेकार है, मानव सभ्यता के खिलाफ जो चीज़ें हैं, उनमें धंसाने के लिए आपकी सारी सभ्यता, सारे संस्थाएं, संगठन और संस्थाएं तमाम लगी हुई हैं। इसको हम रैप करें इस पूरी बातचीत को, उससे पहले कंक्लूडिंगली कि इनमें से कुछ चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जेनेटिकली जो लॉस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत एविडेंटली समझ में आती हैं कि ये किस दिशा में जा रही हैं। इसके नेगेटिव्स ही हैं, इसका कुछ पॉजिटिव नहीं है। लेकिन एआई के कई सारे पॉजिटिव्स भी हैं जिस वजह से उस पर पूरी दुनिया इतना फोकस कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो आप उसको उस नज़रिए से भी देखते हैं कि वो ह्यूमन लाइफ को
कुछ बेहतरी की तरफ भी ले जाएगा, या आप मानते हैं कि ये बेहतरी सिर्फ शॉर्ट टर्म का एक कंफर्ट देती है नहीं, और अल्टीमेटली नहीं, इसमें अभी भी इसमें विनाश से ज़्यादा इसमें सकारात्मक एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हमें मानव सभ्यता की मूर्खता पे पूरा भरोसा है इसलिए उसने उसके विनाशक पार्ट को ही ज़्यादा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तुम्हारा अस्पताल नहीं जा सकता, जहाँ दूर दराज के गांव में, पहाड़ी क्षेत्रों में रेणी हो गया, लाता हो गया, आपका द्रोणागिरी हो गया, इस तरह के रिमोट जहाँ गांव है, वहाँ अगर ये गैजेट रहेगा बहुत तेज़ी से, जब मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको पूरी बॉडी का, आपके पूरा शरीर का, पूरे व्यवहार का, फिजियोलॉजी का, आपके अंदर क्या क्या सिक्रीशन हो रहा है, आपके सांस की गति से, आपकी आंखों के देखने की स्टाइल से, प्यूपिलोमेट्रिक्स उसको बोलते, पुतली के उससे, आप वो सांस लेने की गति से, पल्स रेट से, आपके चेहरे के भाव भंगिमा से, ये आपको, ये जो आपके पास गैजेट है ये आपसे कई ज़्यादा आपके बारे में जानता है। ऐसी दशा में अगर आप में थोड़ा सा भी एक हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हुआ, या आपके पल्स रेट आज कल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, या थोड़ा सा आपके हृदय में पल्स करते हुए थोड़ा उसमें आवाज़ आ रही है, बहुत माइनर, जो कि कहीं बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अदरवाइज उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अर्ली फेज में वो बता सकता है कि बेटे तेरे में ये वो आ रही है, और उसके बाद, और क्योंकि इसके पास एक ट्रैक भी है, क्योंकि ये तो पूरा 24 ट्रैक है, घंटे वो आपको सारा आपके मॉनिटर बारे कर में रहा वो है। आपसे कई ज़्यादा जानता है, हाँ। किसी भी डॉक्टर से, दुनिया से के किसी भी मानव से ज़्यादा वो आपके बारे में जान रहा है ये। तो वो आपके बारे में सॉल्यूशन भी दुनिया के किसी भी मानव से ज़्यादा दे सकता है, ज़्यादा एक्यूरेट दे सकता है। तब ये डॉक्टरी के सॉल्यूशन हो, मानसिक तौर पे सॉल्यूशन हो, या आपका ब्रेकअप हो गया है, सब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से भी ब्रेकअप हो गया है, अब उसने कहा यार तेरे जैसी स्थितियों में जिसका तेरे से बहुत बढ़िया लंबा चलेगा, वो तो वो लड़की है यार, वो भी बेचारी इसी वजह से परेशान है यार, तुम दोनों की तो बहुत बढ़िया चलेगी, वो तुमको ये सॉल्यूशन भी दे सकता है। तुम्हारी सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, तुम्हारा मेंटल जो क्या है, तुम्हारे इमोशनल क्या स्थितियां हैं, ओरिएंटेशन क्या है, किस तरह का, ये सब चीज़ें ये बताएगा। ऐसी दशा में तो तुमको तो ये बड़ा संसाधन दे देगा। और रिमोट टेली मेडिसिन का जो कंसेप्ट है, इससे बिना बहुत ज़्यादा संसाधनों की इससे साकार होने वाला, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं होगी। जब वो डायग्नोसिस कर देगा, एक सेट ऑफ उसके अपने आप ही टेस्ट हैं, उसकी बेसिस पे बोलेगा प्रोबेबली तेरे को ये हो रहा है, इसके लिए ये कंफर्म, ये वाला टेस्ट करा, तो इसको कराया और उसके बाद ये कंफर्म हो गया, वो खट दवाई भी दे देगा। डॉक्टर की भी कमी नहीं, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बहुत तेजी से मानवता के सकारात्मक पहलू, सकारात्मक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दे देगा जिसमें आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन इसका एक दूर फिर अगेन ये बात भी है कि मानव का ऐसी दशा में सारी चीज़ें इस पर निर्भर रहने से बहुत तेज़ी से मानव में डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता का तेज़ी से ह्रास हो रहा है। मानव ने पिछले 27 लाख 2.7 मिलियन या 27 लाख साल में धीरे धीरे अपने सेंसर्स जो थे, जो इंद्रियां थी, उनकी एफिशिएंसी को ह्रास किया है ब्रेन के कारण, और कुछ अपनी इंद्रियों के अति के कारण, जैसे आंखों के कारण, ब्रेन के कारण किया है। सुनने की क्षमता उतनी आपकी नहीं है जितनी एक जानवर की, जिसने कुत्ते की है, जबकि वो आपके पास इंद्री वो भी है, उसके पास भी है। वो अपनी इवोल्यूशन की प्रोसेस में खो दिया है, क्योंकि और चीज़ों से काम चला दिया आपने। आपने देख के बताया यार ये वहाँ पर तो ये तो कद्दू जैसे दिख रहा है, ये कद्दू ही होगा। अब अदरवाइज जो जानवर होता है वो सूंघ के काम चलाता है कि यार इसमें कद्दू की जैसी बात आ रही है, जो कद्दू मैंने पिछली बार सूंघा था। तो उसने आपने घ्राण शक्ति के बदले आपने आंखों से काम चला दिया, तो धीरे धीरे घ्राण शक्ति आपकी ह्रास किया, आपने कान का ह्रास किया। ऐसे ही आपके कई ह्रास होने के कगार पे आप हैं, जब आप हर समय जाने के लिए नेविगेशन, इसका तो जो मानव का नेचुरल नेविगेशन सिस्टम था, वो याद रखता था मुझे गांव जाना है तो पहले यहाँ से मैंने गाड़ी में आईएसबीटी जाऊँगा, आईएसबीटी से मैं बस पकड़ो, बस मैंने पहले नटराज पे उतरनी, वहाँ पर से मैंने
श्रीनगर की बस पकड़नी, श्रीनगर तक मिल जाए तो पहले रुद्रप्रयाग तक मिल जाए तो रुद्रप्रयाग पे दूसरी बस पकड़नी, वहाँ से वहाँ जाए, वहाँ पर मैं उतरूँगा, वहाँ से मैं पैदल जाऊँगा, ऊपर के रास्ते जाऊँगा, नीचे के रास्ते। ये बहुत तेज़ी से आप ये का नेविगेशन वाला जो फीचर है वो ख़त्म होने वाला है। और चीज़ें समझने उसकी क्षमता, उसके एक सेट ऑफ चीज़ें ऑब्जर्वेशन करते थे आप जाते थे, जाते हुए उसने कहा ये चिड़िया ऐसी फुदक रही है, वहाँ पे उस पेड़ पे वो पत्ता 2 पीले हो गए हैं, तीसरा ये, इसकी वजह से आपके पास जो अपना कंप्यूटर है, हाथ वाला नहीं, जो आपका पास अपना कंप्यूटर है, ब्रेन, वो आपको नेचुरली एफिशिएंट बनाता था ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपका विजडम डेवलप करने और एक परसेप्शन के साथ आप ऑब्जर्व करते थे। अब तो जो ऑब्जर्वेशन थ्रू मोबाइल है, आप इसके गुलाम हो गए, और वो भी फोर्स्ड है, क्योंकि आप उसमें भी अपनी मर्जी का कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी एक एल्गोरिदम है जो आपको सजेस्ट किए जा रहा है और आप उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप उसको देखो, और आप समझ रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से देख रहा हूँ, नहीं, उसने एडिक्ट बना दिया आपको। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बड़े विद्रूप हैं, बड़ी जिसपे कि बहुत हर लेवल पे सोचकर एक समृद्ध सिस्टम बनाए जाने चाहिए, जो लोगों को इनका सदुपयोग कैसे किया जाए, दुरुपयोग कैसे रोका जाए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएं जो हर देश के लिए ज़रूरी है। कई देशों ने तो इसके लिए बड़े प्रभावी कदम उठाए भी हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा चलता नहीं है। हमारे जब कोई सिस्टम नहीं होता तो फिर हमारा देश होता है, उसमें न सिस्टम होना ही एक देश है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को रैप करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशंस और इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सारी चीज़ें बताने के लिए। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की ओपिनियंस भी बताइएगा। फर्दर हम लोग पॉडकास्ट में किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, उस बारे में भी सजेशन दीजिएगा। और साइंटिफिक टेम्परामेंट पे प्रोफेसर सती के साथ में हम लोग आगे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। किस टॉपिक पे आपको लगता है कि हमें उनसे विस्तार से बात करनी चाहिए, वो सजेशंस भी दीजिएगा और जुड़े रहिएगा बारामासा।